Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. Okay जी, kindly mute your mic. अच्छा जी, ऐसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसे होता क्या है एफपीएससी में, ऐसे हमें कितना लेंथ में लिखना है, ऐसे के क्रिटिक्स क्या होते हैं, ऐसे में क्रिटिकल अप्रोच हम कैसे इन्हांस करते हैं। तो क्रिटिकल अप्रोच वाला हम बाद में पोर्शन देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमें ऐसे में लगानी है। अभी हमें समझना है कि जो ऐसे है वो क्या होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे की आउटलाइन मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जब मैं ऐसे की बात करूं तो एफपीएससी के अकॉर्डिंग ऐसे एक पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है। ठीक है। मतलब कि इसमें एग्जामिनर जो चीज देखता है वो आपके ओपिनियंस होते हैं। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक ऐसे के लिए ऑप्ट किया और उस टॉपिक को आपने लिखा, तो उस टॉपिक को आप किस तरह परसीव करते हो, आपके एक्शंस क्या हैं उस टॉपिक के रेलेवेंट, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, एग्जामिनर इस चीज को देखता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे एक एकेडमिक राइटिंग होता है। सीएसएस के अंदर ऐसे कम से कम आपका 3200 वर्ड्स का होना चाहिए, 2800 वर्ड से 3200 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। और इसे हम कहते हैं जी के, इसलिए हमें अपने ऐसे के अंदर 20 से 25 पैराग्राफ्स अगर हमारे ऐसे के अंदर होंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 8 से 9 सेंटेंसेस होंगे, तो इट्स मीन के हमारा जो ऐसे है वो हमारी डोमेन पे पूरा है। ठीक है। अच्छा जी, अब और इसके अलावा जो पीएमएस का ऐसे होता है वो एज कम्पेयर टू सीएसएस थोड़ा शॉर्ट ऐसे होता है, लाइक के 2000 या 2500 वर्ड्स का या फिर 16-1700 वर्ड्स का। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे के अंदर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ऐसे का पेपर आता कैसे है और ऐसे में जो फेलर रेशो है, हमने देखा है जी कि ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो फेल होता है। 1% जो है वो स्टूडेंट जो है वो ऐसे के अंदर पास होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2% या 2.15 या 2.5% जो बच्चे हैं वो ऐसे के अंदर पास होते हैं। बाकी 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे के अंदर फेल होते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या ग्रामर ठीक नहीं है, या यही वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से हम ऐसे के अंदर जो है वो फेल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है, आपका जो ऐसे है ना वो आपकी 6 से 7 चीजों से मिलके बनता है। अगर आप अपने ऐसे के अंदर वो 6 से 7 चीजें डालते हो तो आपका ऐसे जो है वो पास हो जाएगा। अगर आप वो इक्वल वेटेज में नहीं डालते हो तो ऐसे आपका फेल कहलाएगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। ठीक है। अब अगर आपके ऐसे के अंदर आप लोगों ने डोमेन्स पकड़ी है, आपका स्ट्रक्चर है ऐसे का, स्ट्रक्चर मतलब आपको पता है कि सेंटेंस कंपोजिशन क्या होती है, कैसे एक सेंटेंस बनता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ से आना है, आपने प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल किया है, आपको कंजक्शंस कहाँ पे डालनी है, आपको पता है ट्रांजिशन वर्ड्स को किस तरह लेके चलना है। अगर ये चीजें आपको समझ आती हैं, आपका फिर आता है जी कॉन्टेक्स्ट। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कि आपको पता है कि सीएसएस के अंदर हमें आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर हमें 10 एसेज आते हैं, और वो जो 10 एसेज होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक वाइज नहीं होते, वो डायमेंशन वाइज होते हैं। अब टॉपिक और डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, जो आपकी डायमेंशन होती है ना एक्चुअल में वो आपका सब एरिया होता है आपके टॉपिक का। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है फलस्तीन, उसके अंदर से हमें एक ऐसे आ गया है जी कि एक्सप्लेन या व्हाट इज द टू स्टेट थ्योरी ऑफ इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो अब उसने एक पूरे टॉपिक का सब एरिया हमसे पूछ लिया। ठीक है। उसने हमसे पूरा टॉपिक नहीं पूछा, लाइक उसने ये नहीं कह दिया कि राइट अ नोट ऑन फलस्तीन इशू या राइट अ नोट ऑन कश्मीर इशू। वो आपसे पूछ रहा है कि इज यूएस चाइना वॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स साउथ एशिया, या वहां से पूछ रहा है कि कश्मीर इशू क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन रहा है, या वो आपसे पूछ रहा है जी कि आईएमएफ एंड पाकिस्तान इलैबोरेट कर दो, या सी पैक एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इलैबोरेट कर दो। तो वो आपसे डायमेंशंस पूछ रहा है।
ठीक है। वो आपसे एक पूरा टॉपिक नहीं पूछ रहा, बल्कि टॉपिक के अंदर से भी वो एक हिस्सा लेके आपसे पूछ रहा है, इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो आपके ऐसे की जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में 10 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। और वो जो 10 डायमेंशंस होती हैं उसमें 4 टाइप के ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है, फिर आपका एक्सपोजिटरी ऐसे, आपका लिटरेचर बेस्ड ऐसे, ठीक है, और आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अब जो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, या आपका लिटरेचर बेस्ड ऐसे है, या आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, इन सबको टैकल करने का तरीका डिफरेंट होता है। डिस्क्रिप्टिव की आउटलाइन अलग तरीके से बनती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो ऐसे की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव की आउटलाइन डिफरेंट तरीके से बनती है। एक्सपोजिटरी की आउटलाइन डिफरेंट तरीके से बनती है। लिटरेचर के जो एसेज होते हैं, लिटरेरी राइटिंग्स जो होती हैं, उनको हमें डिफरेंट तरीके से जो है वो लिखना होता है, ठीक है। हर किसी सब्जेक्ट की जो मैकेनिक्स है, हर किसी टाइप ऑफ ऐसे की जो मैकेनिक्स है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि वो जो आपको 10 एसेस देते हैं, सबसे पहले तो आपको वो 10 एसेस पढ़ने आने चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या है, आपका जो लिटरेचर बेस्ड ऐसे वो क्या है, और वो जो 10 है उसमें से कौन सा डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा एक्सपोजिटरी है, कौन सा आर्ग्यूमेंटेटिव है, और फिर हमने उनमें से ऑप्ट कौन सा करना है, हमारे लिए कौन सा सुटेबल है, हमें कौन सी राइटिंग्स आती हैं, हमने चीजों को किस तरह लेके चले हैं। फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू डिमेंशन होना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आईएमएफ एंड पाकिस्तान बताओ, तो आईएमएफ का क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ा है, आपने यही बताना है पूरे ऐसे के अंदर। और इसको कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे डायमेंशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे है जी कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये ऐसे जो है ना, इसको जरा उर्दू में कन्वर्ट करें। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस को लेके जो है वो क्राइसिस हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? प्लस एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस यहाँ पे ऑडिबल है? काइंडली Recording in चेक इट आउट, progress. काइंडली चेक इट आउट ना। मेरी जो ऑडियो है वो ऑडिबल है, ऑडिबल है। जिन्हें नहीं आ रही उनका इंटरनेट इश्यू होगा, काइंडली चेक दिस आउट, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास एक ऐसे है जिसमें हमें एग्जामिनर कहता है कि आपका जो ऐसे आपको देता है वो देता है जी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। क्या ऐसे दे रहा है जी? क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। गवर्नेंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस को लेके क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको उर्दू में करें तो वो आपको कह रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस इन गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस को लेके क्राइसिस है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गवर्नेंस होता क्या है। गवर्नेंस क्या होता है कि अगर हम लेजिस्लेचर में अपना एक नुमाइंदा भेज रहे हैं तो वो जो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द फेवर ऑफ द पीपल हो, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा, गवर्नेंस इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड विद द पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका लेजिस्लेचर में नुमाइंदा वो पॉलिसीज बना रहा है जिससे आपके लोगों को प्लेयर मिल रहा है, तो आपकी स्टेट के अंदर गवर्नेंस अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान पे अगर इसके लेके क्राइसिस है तो सबसे पहले हमें ये टाइप ऑफ ऐसे अंडरस्टैंड करना है। इसमें एग्जामिनर हमें कह रहे हैं ये चीज है, ठीक है ना। वो हमें ये कह रहे हैं कि ना वो आपको कॉइन के दो साइड्स दे रहे हैं, ना वो आपको ये कह रहे हैं कि चूज द वन, ना वो आपको ये कह रहे हैं कि इसको अपोज करो, इसको निगेट करो। वो आपको एक
एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसे तमाम ऐसे जिसमें एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना होता है, उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताने होते हैं, उस पर आपने डिबेट करनी होती है, उसके इम्पैक्ट्स बताने होते हैं और फिर उस पर सजेशंस देनी होती हैं। ऐसे ऐसे को हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। आपका जितने भी ऐसे हैं, IMF इन पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल डायनामिक्स, ठीक है, आपका CPAC एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी एज अ एजेंट ऑफ चेंज, इस तरह के सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस, इस तरह के जितने भी ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट दे रहा है और वो कह रहे हैं ये चीज ऐसे है, आपने उसकी मेथोडोलॉजी बतानी है, आपने बताना है कि वो किस तरह इस तरह है, ठीक है, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसके इम्पैक्ट्स बताने हैं, फिर उसके सजेशंस देनी है। ऐसे ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे इसको जो है हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, मैं आपको कह रही थी कि आपके ऐसे के अंदर 6 चीजें होनी चाहिए। अगर वो हैं तो आपका ऐसे डोमेन पे है, ठीक है, आपके ऐसे को कोई नहीं रोक सकता पास होने से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इक्वल वेटेज से वो 6 चीजें इस्तेमाल नहीं की, तो चाहे आपका ग्रामर जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे आपका स्ट्रक्चर जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे आप इंग्लिश के मास्टर हो, आप ऐसे में पास नहीं हो सकते। एक मिनट, लेट मी क्लियर दैट पॉइंट, एक मिनट तलहा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हो गया कि हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, मतलब कि हमें गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट कैसे लगता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशंस कहाँ इस्तेमाल होनी है, कंजक्शंस क्या है, आपके ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आपका एक फेज तो हो गया कि आपका स्ट्रक्चर बेहतर है, आपको टेंसेस आते हैं, आपको पता है कि अगर डिस्क्रिप्टिव, अगर हमने इंडेफिनेट लिखना है तो किस तरह लिखना है, अगर हमने कंटिन्यूअस में लिखना है तो किस तरह लिखना है। फिर आता है जी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि क्राइसिस क्या है गुड गवर्नेंस की, तो आप उसको क्राइसिस ही बताओ, आप उसको ये ना समझाने बैठ जाओ कि गुड गवर्नेंस क्या है या गुड गवर्नेंस पुराने जमाने में क्या था। आप उसको टॉपिक को उसी डोमेन पे रखो जो डोमेन आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। आप ये कह सकते हो, आप ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है ना, आप उन्हें स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप की वेरिएबल्स देते हो। अब की वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है, की वेरिएबल्स होते क्या है, की वेरिएबल्स होते हैं व्हाट ऑफ द टॉपिक और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है, व्हाट ऑफ द टॉपिक और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। तो जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो और फिर आप की वेरिएबल्स देते हो, आप बताते हो कि गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, गुड गवर्नेंस का बैकग्राउंड क्या है, करंटली पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस किस तरह चल रही है। देन यू कम टू द पॉइंट जो आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा होता है कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, जिसमें फिर आप बताओगे कि जी नो रूल ऑफ लॉ है, सोशल मीडिया बाइस्ड है, एनर्जी क्राइसिस हैं, जो आपकी सिविलियन है और आपकी गवर्नमेंट है उनके दरमियान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, आपकी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, जो आपकी करप्शन है, रैम्पट करप्शन जो है वो एक वजह है। फिर आप हर पैराग्राफ, जो हर आपका इशू होगा उस पर आपका हर पैराग्राफ होगा, फिर पहले आप कॉजेज दोगे, फिर आप सजेशंस भी दोगे कि अब ये जो इश्यूज है, ये जो इवल वाइसेस है, हम इनको किस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और देन आप कंक्लूड करोगे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होता है वो एक सेफ चॉइस होता है एस्पायरेंट के लिए, ठीक है। अब मैं पहले पहले ये होता था कि हम पहले ये होता था कि बाद में शेयर करते, एक मिनट, आप लोग क्या कह रहे हो, लेट मी, इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे आप बाद में शेयर करते तो फर्स्ट टाइम तो टेकिंग अ क्लास ऑन जूम। अच्छा नहीं, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है वो आपका एग्जामिनर आपसे जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि ये टॉपिक इस तरह है, आपने बस उसको एक्सप्लेन करना होता है, वो एक्चुअली में आपको स्टेटमेंट दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी,
आपका स्ट्रक्चर भी हो गया, आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ क्लास में, आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, उसका आउटलाइन, उसका स्ट्रक्चर, पूरा ऐसे किस तरह लिखना है, कौन-कौन से पेपर्स में आता है, हमने कौन-कौन से टॉपिक्स उसके अंदर करने हैं, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, ऐसे की थीसिस कैसे बनाते हैं, ऐसे का आउटलाइन क्या होता है, ऐसे के अंदर कितना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कितना आउटलाइन का हिस्सा होता है, मेन बॉडी कैसे बनाते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं। मैं अभी ये सब कुछ नहीं बता रही, मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसे फेलियर किस तरह होता है और ऐसे के फेलियर से बचा कैसे जा सकता है। वो 6 चीजें जो हैं, आपका स्ट्रक्चर, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका एक्सप्रेशन, आपका ग्रामर, आपका आर्ग्यूमेंट, आपकी कोहेरेंस, ये सारी आपके ऐसे के अंदर होनी चाहिए और इक्वल वेटेज में होनी चाहिए। अगर एक चीज भी मिसिंग होती है तो आपका ऐसे पास नहीं होता। तो हमने स्ट्रक्चर समझा, हमने कॉन्टेक्स्ट समझा, अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपकी राइटिंग कितनी मैच्योर है, आपने वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, आपने वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया। आप अगर एक वर्ड हेट लिख रहे हैं तो बार बार आप हेट नहीं लिखें, आपकी वोकैबुलरी इतनी इनहेंस होनी चाहिए कि आपको डिफरेंट वर्ड्स पता होने चाहिए कि एबर को भी एट कहते हैं, मतलब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन जो है वो मैच्योर होना चाहिए, आपकी राइटिंग मैच्योर होनी चाहिए, बच्चों वाली राइटिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें प्रेपोजिशंस यहाँ जा रही होती हैं, रूट कॉज नहीं पता, कहीं पे इंडेफिनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो आके कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हो। आपका स्ट्रक्चर बहुत बेसिक होना, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे डिटेल बात करनी है तो आपको पता हो कि वो बात मैं 2 सेंटेंसेस में ना करूँ, उसको मैं एक ही सेंटेंस में कर लूँ जिसे मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता हूँ। तो मैं सब समझाऊँगी प्रेसी की क्लास में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, राइटिंग बेहतर किस तरह करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो अपनी प्रेसी की क्लास में समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि ऐसे के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फिर ग्रामर, ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स बेहतर होने चाहिए, ईज़ा रैम का इस्तेमाल पता होना चाहिए, एस या ईएस कहाँ लगता है पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म्स किनके साथ आती हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ पे होना चाहिए ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट हमारे एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए होता कि हम सिर्फ उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स डालते जाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालते जाएं। अगर सिर्फ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे ना, वो हमारी एकेडमिक रिसर्च नहीं लगेगी, वो साइंस की एक जो है वो साइंस की एक रिसर्च जो है वो आर्टिकल लगेगा, ठीक है, वो हमारा ऐसे नहीं लगेगा। अब हमें बड़ा तरीका आना चाहिए, एक बिल्कुल मेथोडोलॉजी होती है कि हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स इंडल्ज कहाँ करने हैं, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडल्ज कहाँ करने हैं। तो सबसे पहले आपने एग्जामिनर को अपना ओपिनियन देना होता है और उसके बाद जो है आप अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए कि आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स डालते हो। तो ये मैं आपको, लेट मी एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल। जैसे कि मैंने बात की क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान पे। अब क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस का एक मेजर इशू है जिसकी वजह से क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, वो है जी रैम्पट करप्शन, तेजी से करप्शन का बढ़ना। ये एक वजह है कि हमारे गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ये जो रैम्पट करप्शन है ये किस तरह लिंक करती है गवर्नेंस के साथ। मैं फौरन एकदम से नहीं बता सकती कि पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे इस नंबर पे खड़ा है, या पाकिस्तान के अंदर जीडीपी के अंदर ये चीज जा रही है, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है। एकदम से ये बात नहीं करनी, पहले आपने अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हो। तो मैं कहती हूँ जी, पाकिस्तान जो है एक्चुअल में जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस पे खड़ा हुआ है, एड पे खड़ा हुआ है। ज्यादातर हमारी डीलिंग जो है वो टैक्सेशन से हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स करते हैं, या तो इनडायरेक्ट एड के थ्रू और टैक्सेस के थ्रू करते हैं। तो जो पैसा बाहर से आता है, जब वो हमारे की एरियाज पे नहीं जाता, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे उनकी जरूरत होती है, जब वो वहां नहीं जाता और वो जो है
है वो करप्शन की वजह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचता, तो इस वजह से गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो है वो क्राइसिस आती हैं और इसने हमारे इकोनॉमी को जो है वो स्टैग्नेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर रैम्पेंट करप्शन जो है वो एक वजह बनी हुई है पाकिस्तान की स्ट्रक्चर को जो है वो डिटोरिएट करने की, ठीक है। तो इसको मैं प्रूव करती हूँ कि करंटली अगर पाकिस्तान का परसेप्शन इंडेक्स आप देखते हो तो उसमें पाकिस्तान करप्शन रेट पे टॉप प्रायोरिटी में आता है, ठीक है। तो ये देखो कि पहले मैंने अपना ओपिनियन बताया, उस ओपिनियन को फिर मैंने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आपने ये नहीं है कि कोई भी कोटेशन आपको मिल गई आपने डाल दी, कोई भी रूट कॉज आपको मिल गया आपने डाल दी, कोई भी आपको जो है वो फैक्ट एंड फिगर मिल गया आपने जहां पे दिल किया वहां डाल दिया, नहीं। जहां पे भी आपने कोई फैक्ट एंड फिगर देना है, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपने अपना ओपिनियन क्लियर करना है, आपने अपने एनालिसिस अपने एग्जामिनर को बताने हैं, आपने बताना है कि आप उस टॉपिक के रेलेवेंट क्या थिंक करते हो, और फिर आपने उसको प्रूव करने के लिए जो है वो फैक्ट एंड फिगर का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट अगर आपको आपके लिए क्या जरूरी होता है कि आपके पास कोई इशू आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप उसकी स्ट्रेटेजिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच दे सको। तो एग्जामिनर आपके इन रिटर्न में यही चीज चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है, जो आपकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो कितनी इनहेंस हुई हुई है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब वोकैबलरी के लिए मैं जीआरई वोकैबलरी ऑफ फ्रेश कार्ड मेकिंग सिखाऊंगी, और वो आपकी प्रेसी की जो क्लास है उसमें आपको जो है वो डिटेल में मैं वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। फिर हमारा आ गया कोहेरेंस। अच्छा, ये भी बड़ा मसला होता है कि हमने ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा, ऐसे का स्टार्ट किया, ऐसे के की वेरिएबल्स को डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ रिलेट किस तरह करना है। लाइक मैं एक इशू डिस्कस कर रही हूँ तो मेरा सेकंड इशू पहले इशू से रिलेट होना चाहिए, ताकि मेरे एग्जामिनर को लगे कि वो कोई स्टोरी पढ़ रहा है, ठीक है। उसको ये नहीं लगना चाहिए, वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी की एक लिस्ट है, आई विल लेट यू नो दीज थिंग्स इन अ प्रेसी क्लास, ठीक है। तो वो जो आपका जो आपका कोहेरेंस होती है वो आपकी ट्रांजिशन वर्ड से बनती है। लाइक जहाँ पे आप अपने ऐसे के अंदर कनेक्टिविटी देने के लिए जो है वो हाउएवर, इन दिस वे, कंक्लूजन टू, एट लास्ट, एट फर्स्ट, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह की चीजें, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ये लगाते हो। जहाँ पे आपको जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच देनी होती है तो आप कहते हो इन ऑर्डर टू कवर द एलिमेंट वी हैव दीज प्रैग्मेटिक अप्रोचेस। जहाँ पे आपको इम्पैक्ट्स देने होते हैं वहां पे आप एक फ्रेज लिखते हो, जहाँ पे आपको जो है रूट कॉजेज देने होते हैं वहां पे भी आप जो है रूट कॉजेज के लिए जो है वो एक फ्रेज देते हो, आप कोहेरेंस बनाते हो जिसमें आप ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। तो आई विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स विद यू गाइज एज वेल। और आप लोगों ने अगर अपने ऐसे के अंदर इन चीज 6 की 6 चीजों को इस्तेमाल करना सीख लिया कि स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, ग्रामर, आर्ग्यूमेंट्स, कोहेरेंस किस किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं, ये मैं सिखाऊंगी क्लास के अंदर। ऑब्वियसली हम एक एक चीज पे जो है वो फुली डिबेट करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आगे है जी हमारा ऐसे बनता कैसे है, ठीक है। ऐसे के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है वो एक्चुअली क्या होती है। हर ऐसे से पहले हमें ऐसे के लिए एक आउटलाइन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। हर ऐसे से पहले हमें ऐसे के लिए क्या देनी होती है, आउटलाइन देनी होती है, ठीक है। और वो आउटलाइन आपके पूरे ऐसे का 5% होता है, जिसमें आप बताते हो अपने एग्जामिनर को कि आपने जो है पूरे ऐसे के अंदर क्या क्या लिखना है। आप एक्चुअली ड्राफ्ट देते हो, फिर आपका इंट्रोडक्शन आता है जो कि आप ऐसे के अंदर पहली हेडिंग देते हो, फिर आपकी मेन बॉडी होती है जिसमें आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, फिर आपकी सजेशंस होती हैं, और फिर आप कंक्लूजन देते हो, ठीक है। तो आपका ऐसे आपकी आउटलाइन से, आपके इंट्रोडक्शन से, आपकी मेन बॉडी से, आपके कंक्लूजन से बनता है, ठीक है। मेन बॉडी 75% ऑफ योर टोटल ऐसे होता है, और इसके साथ जो आपका बाकी जो कंक्लूजन है या जो आपका
10% आपका कंक्लूडिंग का हिस्सा होता है, 10% पूरा इंट्रोडक्शन आपका लेता है, 5% आपकी आउटलाइन होती है। अगर आपकी आउटलाइन बेहतर है ना, जीआरई की बात करिए, वो बुक नहीं है, वो एक पीडीएफ फाइल है। आई विल शेयर दैट पीडीएफ फाइल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं आपकी आउटलाइन की बात करूं तो हम एफपीएससी कहती है आउटलाइन दो तरह की होती है, एक सेंटेंशियल आउटलाइन और एक फ्रेजल आउटलाइन। एफपीएससी रिकमेंड करती है कि आप फ्रेजल आउटलाइन का इस्तेमाल करो। अब फ्रेजल आउटलाइन लिखते कैसे हैं, फ्रेजल आउटलाइन क्या होती है, तो वी विल मतलब आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, ठीक है। हम कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो 4 टाइप्स ऑफ एसेज हैं हमारे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, हमारा जो है वो एक्सपोजिटरी ऐसे, हमारा लिटरेचर बेस्ड ऐसे जो है उसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। और ताकि हम जो हमारा पास पेपर्स है हम उनको पढ़ना सीख सकें, ठीक है। हमें पता हो कि पास पेपर में से कौन सा ऐसे डिस्क्रिप्टिव आया हुआ है, कौन सा ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव आया हुआ है, कौन सा ऐसे हमारा एक्सपोजिटरी आया हुआ है, कौन सा लिटरेचर बेस्ड है। फिर हम देखेंगे जी कि आउटलाइन किस तरह बनाते हैं और थीसिस राइटिंग क्या होती है। कल से हम पहले इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। फिर हम हर ऐसे की टाइप को पकड़ के उसके अंदर पूरा पूरा ऐसे जो है वो राइट करेंगे। ऐसे का मटेरियल कहाँ से होता है, तो वो रिसर्च आर्टिकल्स, जो जितना भी करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स और आप अपने कंपल्सरीज पढ़ते हो, तो अगर वो आप अच्छे से करते हो तो ऐसे के लिए आपको कोई अलग से जो नोट्स हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे के लिए जो नोट्स बनाने हैं वो ऐसे की मेथोडोलॉजी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझसे जो है वो क्वेश्चनिंग कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है जिसने जो पूछना है पूछ ले। हरी अप, हरी अप। मैं इन सारे चीज़ों को एट अ टाइम किस तरह हम अप्लाई करेंगे को तुम देखिए जब मैं आप लोगों को ऐसे का वगैरह। थीसिस, जब मैं आपको ऐसे को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना, तो हम आउटलाइन को अलग से प्रैक्टिस करेंगे। हम हर टॉपिक उठाएंगे, हम उसकी आउटलाइन लिखेंगे, हम उसका थीसिस लिखेंगे, हम उसको इंट्रोडक्शन लिखने के की तरफ आएंगे। तो 10 दिन लगेंगे तो आपकी ये रूट कॉजेज जो है वो ठीक होती रहेंगी। बाकी वोकैबुलरी के लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगी 1 घंटा दें। आई विल शेयर 10 रोजाना के 10 या 12 वर्ड्स में डेली बेसिस पे शेयर करूंगी। उसको पढ़ना सोचें, उसको जो है फ्लैश कार्ड्स मेकिंग करें। वो मैं आपकी प्रेसी की क्लास में बताऊंगी कि वो किस तरह करनी है। हम वीक में 3 से 4 दिन ऐसे लिया करेंगे और वीक में 3 दिन इसी टाइम पे प्रेसी और सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लास लिया करेंगे। मंडे टू वेडनेसडे हमारा ऐसे होगा और थर्सडे टू सैटरडे हमारा प्रेसी होगा और संडे को भी मैं ऐसे लूंगी, ठीक है। इसमें इस टाइम पे ऐसे और प्रेसी की क्लास में हमारा कोई ऑफ नहीं होगा, ठीक है। जी काशिफ पूछिएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं। यस मैम, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल। ओके मैम। अच्छा मैम, पूछना ये था कि जो आउटलाइन में आपने बताया कि एफपीएससी ने रिक्वायर्ड किया है कि हम्म फ्रेजल आउटलाइन बनानी है, हम्म डिस्पाइट ऑफ के सेंटेंस पूरी बनाई, यानी कि क्लॉजल हम्म नहीं बनानी, हम्म फ्रेजल को हम्म प्रेफर कर। हम्म। तो मतलब कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि दोनों ही मतलब आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है देखिए किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसको इसके थोड़ा सा। लिए ना, इसके लिए काशिफ मैं ये कहूंगी कि ऐसे के पेपर में ना बहुत जो है एम्बिगुइटी होती है। आपको नहीं पता होता जी थीसिस लिखना है नहीं लिखना, इंट्रोडक्शन कैसे लेके चलना है, अच्छा मैंने आउटलाइन कैसे बनानी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों में इतनी क्रियोसिटी होनी चाहिए कि आप लोग जो ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं, जब आपका रिजल्ट आता है सीएसएस का और ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं, तो उस ईयरली रिपोर्ट्स को आप पढ़ लिया करो। अब पॉइंट ये होता है कि ऑलरेडी ऐसे जो है एक लेंथी है होता है, हमने 30 to 100 वर्ड्स का लिखना होता है और उसके अंदर हम ढेरों सेंटेंसेस लिखते हैं, हम उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करते हैं। तो हमारी आउटलाइन जो है वो बड़ी फ्रेजल जो आउटलाइन होती है और जो हेडिंग बेस्ड आउटलाइन होती है वो प्रेफर की जाती है। एज कंपेयर टू दिस हम लिख रहे हैं जी व्हाट इज द देयर आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, एंड इससे अच्छा हम सिर्फ लिखे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट एवर द टॉपिक इट इज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, मोर प्रेफरेबल। ये एफपीएससी के अपने वर्ड्स हैं। तो मैं तो पर्सनली कहूंगी कि जब हमने मार्क्स की गेम खेलनी है, जब हमने compete ही करना है, तो हम वही चीजों को जो है वो लिख
लेके चलें जो एफपीएससी रिकमेंड कर रही है, ठीक है। तो आई प्रेफर पर्सनली कि आप लोग जो है वो फ्रेजल आउटलाइंस पे जाओ। तो कल इंशाल्लाह हम बाकायदा देखेंगे कि आउटलाइन फ्रेजल किस तरह होती है और इंट्रोडक्टरी किस तरह होती है, सेंटेंसेस में किस तरह होती है, क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है, वो मैं अपनी आउटलाइंस आप लोगों को साथ शो करूंगी। साथ में हम ऐसे की टाइप्स को जो है वो देखेंगे। एक मिनट में देख रही हूँ, आपका भी आंसर देख रही हूँ। जी जी जिशान, पूछ सकते हैं, आपने क्या पूछना है जी। आप ऑडिबल नहीं है, आप टेक्स्ट कर लो, ठीक है। आप ऑडिबल नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को? अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों ने ना आज से ही अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की गेम नहीं है। ऐसे मेरा एक्सप्रेशन, मेरा ग्रामर, मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरा स्ट्रक्चर, मेरे आर्ग्यूमेंट्स, मेरी कोहेरेंस सब पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए और सबको इक्वल वेटेज मुझे देना है। अगर मैं सबको इक्वल वेटेज देता हूँ या देती हूँ तभी मैं ऐसे क्लियर कर सकूंगी, अदरवाइज मेरा ऐसे क्लियर नहीं होना, ठीक है। ये सारी इक्वल वेटेज की गेम है। मुझे आर्ग्यूमेंट्स अपने ओपिनियन के बाद देने हैं, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने ओपिनियन के बाद देने हैं, मुझे कोहेरेंस के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, मुझे स्ट्रक्चर अप टू द मार्क होना चाहिए, मेरी डिमेंशन मेरा जो राइटिंग स्टाइल है वो मेरी डिमेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन क्लास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। मैम देखो ना, जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है ना वो खत्म हो रहा है। इसके लिए कि क्वेश्चन है ना वो लास्ट में हो, जिसका भी लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहा है ना, इसमें जो टूट जाता है तो मजा खत्म होता है, इसलिए कि आज लास्ट में होना चाहिए। आज फर्स्ट लेक्चर था ना, आज फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं वो साथ साथ ले रही हूँ। कल से यही होगा, पहले मैं पूरा ऐसे डिलीवर करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल आज के आप लोगों की क्या क्या क्यूरीज है एंड आफ्टर दैट मैं उसको एक बार कंक्लूड कर दूंगी, ठीक हो गया? अच्छा जी। मैम लिखते वक्त इंफॉर्मेशन ही लिखना है, लेकिन लिखते वक्त क्लियर नहीं लिख सकती हूँ। एक्चुअली देखिए ना, हमारा सीएसएस जो है वो एक रिटन एग्जाम है और रिटन एग्जाम के लिए हमारी रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने ना कभी ऐसे को पढ़ा ही नहीं है। हमें लगता है कि मैथ के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं या करंट अफेयर्स की कुछ जार्गन्स या क्रिटिकल अप्रोच होती है, ऐसे तो हमने वो सारा मटेरियल बस एक जगह पे छाप देना है। तो ये ऐसे नहीं होता। आपके ऐसे के अंदर भी मेथडोलॉजीज होती हैं, आपने हर मेथडोलॉजी को जो है वो एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हम जो है वो जो आपकी मेन बॉडी होती है उसे 75% वेटेज इसलिए देते हैं कि आपकी की वेरिएबल्स, आपकी कॉन्सिक्वेंसेज, आपका जो ओवरऑल ऐसे होता है वो आप अपनी मेन बॉडी के अंदर ही लिखते हो। और इंट्रोडक्शन में तो आप जर्नल टू स्पेसिफिक जो है वो इंट्रो देते हो और कंक्लूड में आप ऑप्टिमिस्टिक वे में जो है अपने ऐसे को कंक्लूड करते हो। देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले जी अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लें फिर ऐसे को हाथ लगाएं। मेरा क्राइटेरिया ये है कि साथ साथ ऐसे को पढ़ना शुरू कर दें कि ऐसे की टर्मिनोलॉजीज क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या है, जो है वो आपका लिटरेचर क्या है, इसकी आउटलाइंस कैसे बनाते हैं, इसका तरीका क्या है, और इसकी नोट्स मेकिंग कर दें। और साथ साथ आप अपना ग्रामर बेहतर करें, साथ साथ आप अपने करंट अफेयर्स को देखें। और जब आप ये सब कर लोगे तो फिर ऐसे राइट करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जी काशिफ पूछिएगा जल्दी। जी जी हाँ। मैम एक्चुअल में मैंने एक सजेशन ही देनी थी कि ये मीटिंग है ना, ये 45 मिनट्स की होती है और अभी ये एंड होने वाली 4 मिनट के अंदर। तो हम्म। आप ना काइंडली जूम की जगह पे ना वो होता हम्म। है गूगल मीट, वो जी जी मुझे अनलिमिटेड टाइम के आइडिया लिए है, होता मुझे है। आइडिया है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को इंटरनेट डिटोरिएशन होता है। मैं गूगल मीट पे ले लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इसको ही अपडेट कर लूंगी, 1 आवर टाइमिंग्स पे ले जाऊंगी, ठीक है। वरना स्टूडेंट ना गूगल मीट पे बहुत कंफ्यूजन उनको होती है, इसलिए मैं गूगल मीट जो है वो नहीं ले रही, ठीक है। मैं इसको ही जी 1 आवर जी का अपडेट लगा लूंगी, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी ठीक है। आई होप कि आप मुझे काइंडली मेरा यहाँ पे नंबर जो है वो कोई लिख दे, कोई टाइप कर दे, ठीक है। मेरा नंबर दे दें स्टूडेंट को, आप मुझे डीएम कर लीजिएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये वाले नोट्स आई विल प्रोवाइड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। कल मैं ऐसे को भी थोड़ा पढ़ाऊंगी और मैं प्रेसी भी स्टार्ट करूंगी। और साथ में मैंने जो टाइम स्केड्यूल दे दिया है इस पे हम जो है वो फुली कॉपरेट करेंगे। मैं जो काम दूंगी मुझे उसका होमवर्क चाहिए, अदरवाइज लिखोगे
नहीं, तो ऐसे जो है वो आपका कन्वीनियंट आपको नहीं होगा, ठीक है, ऐसे में पास नहीं होगे। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।